जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जॉस वाला के आपके अपने चैनल पर। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है या इस आज की लेक्चर से हम क्या टॉपिक चालू करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक चालू करने के पहले या लेक्चर डायरेक्टली चालू करने के पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या हो चुका है और आज से जो आपका टॉपिक चालू हो रहा है उसमें आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं, तब हम क्या है हमारे लेक्चर्स में आते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर अगर हम चर्चा करें तो अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले उसको देख लो। तो हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट एट्थ और यूनिट नाइन्थ। ठीक है, इतना पोर्शन हमने कवर कर लिए हैं। फर्स्ट सेकंड एट्थ एंड नाइन्थ का पोर्शन कवर हो चुका है। आज से अभी हम जो चालू करने वाले हैं वो क्या चालू करने वाले हैं आपका, जस्ट अ मिनट। ठीक है, आज से हम जो चालू करने वाले हैं वो क्या चालू करने वाले हैं आपका यूनिट 3, जिसमें दिया हुआ है आपका शैक्षणिक प्रशासन। शैक्षणिक प्रशासन में अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है तो वहाँ पे मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की बात की गई है। ठीक है, जो आपका इसमें सिलेबस है वो मेन सिलेबस क्या है, यूनिट 3 में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 हमको मुख्यतः क्या है इसी को पढ़ना है। लेकिन उसमें और भी एक चीज मेंशन है, एवं पश्चवर्ती अधिनियम तथा उनके अंतर्गत परिनियम विनियम अध्यादेश विशेषता महाविद्यालयों की संबद्धता एवं नियुक्तियां तथा शोध। मतलब 1973 के बाद जो और अन्य अधिनियम आए किसके संबंध में, शैक्षणिक प्रशासन के संबंध में, उन चीजों को भी आपको क्या करना है यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता है। इतनी सी बात यहाँ पे कहाँ पे की गई है, इकाई 3 में की गई है, जिसको हम क्या करने वाले हैं आज से चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधे आपके कंटेंट पर, या जो हमारी स्लाइड्स हैं उस पर चलते हैं जो हमारा कंटेंट रहेगा। तो सबसे पहले आता है आपका, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। इकाई 3। ठीक है, ये इकाई 3 क्या होगी, ये हमने अभी नाम देख लिया कि शैक्षणिक प्रशासन शैक्षणिक प्रशासन, इसमें मध्य प्रदेश का विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 दिया है। और उसके बाद आए हुए जितने भी अधिनियम विनियम हैं, इसमें जो संशोधन हुए 73 वाले वो भी चीज़ें, वो सब हमको क्या है यहाँ पे देखनी है। ये आपका यूनिट 3 हो गया। अब जैसा कि हमने वहाँ पे देख लिया कि उसके बाद आए हुए अधिनियम, उसके बाद आए हुए विनियम वगैरह क्या है वो भी हमको देखने हैं। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम आपका मुख्य सिलेबस ये हो गया यूनिट 3 का, उसको पढ़ेंगे हम। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज रूल्स 1986 में लाए गए थे। मध्य प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस रूल 1983 में लाए गए थे। और मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज आउटसाइड द स्टेट परमिशन रूल्स 2003 में लाए गए थे। तो इन 1973 के साथ साथ जो पश्चवर्ती शब्द का प्रयोग किया गया है, उस पश्चवर्ती शब्द के लिए हम इन कानूनों को भी, इन नियम विनियम को भी हम क्या करेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा यूनिट 3 है या फिर मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है, उसको चालू करते हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से हम देखते चलेंगे। एक तरीका क्या रहेगा, जो हमारे स्लाइड्स में लिखा हुआ है उसको भी देखेंगे, साथ ही साथ एक दूसरा तरीका क्या रहेगा, जो एक्चुअल एक्ट है, ठीक है, जो एक्चुअल कानून है उसका जो ओरिजिनल ओरिजिनल जिस ओरिजिनल फॉर्म में है उसको भी हम साथ में क्या करेंगे, देखते चलेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी आती रहे कि हाँ बातें क्या है बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, जो ये अधिनियम है उसके बारे में सबसे पहले क्या लिखा गया है, तो दिनांक 20 अप्रैल 1973 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे ये तैयार हो जाता है कि 1973 का जो अधिनियम है, यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट जो है, उसको राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी। तो राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई, 20 अप्रैल को प्राप्त हुई थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यह अनुमति मध्य प्रदेश राज्यपत्र असाधारण में दिनांक 23 अप्रैल 1973 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया। ये लागू कब से हुआ, अथवा मध्य प्रदेश के गजट में प्रकाशित कब से हुआ, मध्य प्रदेश के राजपत्र में गजेटियर में प्रकाशित कब हुआ, ये अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होगा कि राज्यपाल ने इसको मान्यता कब दी, मतलब एक कानून कब बना। दूसरा प्रश्न है कि इसको राजपत्र में प्रकाशित कब किया गया, राजपत्र में पहली बार इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 23 अप्रैल 1973 को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको राज्यपाल की मान्यता इस तारीख को मिली, लागू किस तारीख को हुआ, इस तारीख को हुआ। 23 अप्रैल 1973 को हम लागू क्यों मानते हैं, क्योंकि एक्ट में ही, इसी एक्ट में आगे लिखा हुआ है कि उस तारीख से लागू माना जाएगा जिस तारीख से क्या किया जाएगा, जिस तारीख को ये क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपत्र में पहली बार प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पहली बार प्रकाशित हुआ 23 अप्रैल 1973 को, इसलिए उस दिन से क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने एवं उन विश्वविद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन के लिए अधिक अच्छा उपबंध करने हेतु क्या किया गया था, इस अधिनियम को लाया गया था। मतलब हमारे जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसको क्या करना, पूर्णतः रेगुलेट करना, मैनेज करना, प्रबंधित करना, विनियमित करना, और उन सब चीज़ों के लिए क्या किया गया, ये अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो इस पूरी स्लाइड से क्या क्या निकल करके आता है, टोटल 5 फैक्ट निकल के आते हैं। पहला फैक्ट क्या होगा, 20 अप्रैल 1973। दूसरा फैक्ट क्या होगा, 23 अप्रैल 1973।
तीसरा फैक्ट क्या हो जाता है, 1973 में अधिनियम लाया गया था। चौथा फैक्ट क्या है कि ये क्रमांक क्या था, ये विधेयक क्रमांक या जिसको कानून क्रमांक बोलते हैं वो क्या था, 22वां नंबर था। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो अगली महत्वपूर्ण लाइन है वो क्या है आपके लिए, कि भारत गणराज्य के 24वें वर्ष में, 24th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया, ठीक है, रिपब्लिक इंडिया के 24वें वर्ष में इसको क्या किया गया था, विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पारित किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, तो इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है, किसमें, फर्स्ट स्लाइड में। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। अगली स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं कि हम आगे पूरे पढ़ने क्या वाले हैं, उसको हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, मतलब इस अधिनियम में टोटल कितने हैं, 12 अध्याय और 71 क्या है, प्रावधान है, 71 प्रावधान है। अगला प्रश्न आपके लिए क्या तैयार होता है कि इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं और इस अधिनियम में कितने उपबंध है, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, और कितने अध्याय आपको याद रखना है, 12 अध्याय, कितने उपबंध है, 71 उपबंध। अब ये जो 12 अध्याय हैं वो हर हर अध्याय क्या है, अलग अलग चीज से क्या करता है, डील करता है। कुछ अध्यायों के नाम अधिनियम में दिए हुए हैं, कुछ अध्यायों के नाम अधिनियम में नहीं दिए हुए हैं। जिनके भी नाम दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं, बाकी उनके अंदर धाराएं कौन कौन सी आती हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, धारा 1 दी हुई है, जिसमें प्रारंभिक धारा नाम दिया गया है, उसको मतलब अध्याय का नाम क्या दिया गया है, धारा 1, अध्याय 1 को नाम क्या दिया गया है, प्रारंभिक अध्याय। उसमें धारा 1 से लेकर के 4 तक बात की गई है। अध्याय 2 में धारा 5 से लेकर के 10 तक बातें की गई, जिसका नाम क्या है, विश्वविद्यालय। अध्याय 3 में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बातें की गई हैं, धारा 11 से लेकर के 18 तक। ठीक है, फिर आता है विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बात की गई है, अध्याय 4 में धारा 19 से लेकर के 31 तक। अध्याय 5 में वित्त की बात की गई है, विश्वविद्यालय के वित्त की बात की गई है, धारा 32 और 33 में। अध्याय 6 आता है, जिसमें धारा 34 से 40 की बात की गई है। और इस प्रकार से कहानी क्या है आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है एग्जैक्टली, इसमें जो जो महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय के अधिकारी, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, वित्त हो गया, ठीक है, संपरीक्षा हो गया, इस प्रकार के महत्वपूर्ण अध्यायों को आप क्या करेंगे, अध्याय संख्या के साथ साथ उसके अंदर आने वाली धाराओं को भी याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस अध्याय में किस नंबर से लेकर के किस नंबर की धारा तक को क्या है, कवर किया गया है। इस प्रकार से आपको क्या है, प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण अध्याय हैं उनको आपको क्या करना है, रट लेना है, याद कर लेना है। अब सबसे पहले चलते हैं हम चैप्टर 1 में, जिसमें क्या है, धारा 1 की बात की गई। चैप्टर 1 में धारा 1 से लेकर के चैप्टर 1 में धारा 1 से लेकर के 4 तक बात की गई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, धारा 1 देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब हमने वो पढ़ा, यूनिट 9 पढ़ा, तो यूनिट 9 में मैंने आपको कई बार ये बात बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट करी हुई थी। वो बात क्या थी कि उसमें क्या कर दिया गया है, जो धारा 1 रहती है उसमें सदैव क्या दिया था, उसका अधिनियम का नाम, उसका विस्तार क्षेत्र, उसकी प्रारंभ तिथि दी जाती है। तो वही काम यहाँ पे भी किया गया है, उसका नाम दिया गया है। नाम क्या दिया गया है, अधिनियम मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 कहा जाएगा। उसका विस्तार क्या होगा, तो इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर होगा। उसका प्रारंभ क्या होगा, तो ऐसी तिथि तिथि को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार क्या करे, अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, राज्य सरकार ने ऐसी कौन सी तिथि अधिसूचना द्वारा नियत करी, 23 अप्रैल 1973। राज्यपाल ने अधिसूचना द्वारा कौन सी तिथि नियत करी, 23 अप्रैल 1973। ठीक है, तो ये क्या होगा, उस तारीख से प्रारंभ हो गया, लागू हो गया। ये क्या है, आपकी पहली धारा है जो 3 चीजों की बात करती है, नाम, विस्तार और प्रारंभ की। ठीक है, देन आता है धारा 2। देखो धारा 2 का नाम क्या दिया गया, निरसन एवं बने रहना। मतलब क्या है, देखो 1973 के पूर्व, ठीक है, 1973 के पूर्व ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर के कोई काम नहीं हो रहा था, उच्च शिक्षा के रेगुलेशन के लिए कोई काम नहीं था, कोई कानून नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि उसके बाद भी कोई कानून नहीं बना। ठीक है, तो एग्जैक्टली पॉइंट क्या है कि जब 1973 में इस कानून को लागू किया गया, 1973 में व्यवस्था बनाई गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या चीजें हुई, उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है, उसको हमको यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित निश्चित अथवा समाप्त और शेष बने रहेंगे। क्या क्या है, मतलब इस अधिनियम के पश्चात, इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित क्या चीजें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी अथवा बनी रहेंगी। ठीक है, मतलब सीधी सी बात होता है ना कि अगर आज से कोई व्यवस्था चालू हो रही तो पुरानी व्यवस्थाएं क्या हो जाएंगी, कुछ समाप्त हो जाएंगी और कुछ नई व्यवस्थाएं उसमें जुड़ जाएंगी। अब कुछ व्यवस्थाएं ही समाप्त होंगी पुरानी, ऐसा नहीं कि सभी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या समाप्त होगा, क्या क्या समाप्त नहीं होगा, उसको हमको देखना है इस अधिनियम के बाद क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहले तो आपको महत्वपूर्ण चीज क्या होगी, धारा 2 का नाम याद रखना है, निरसन एवं बने रहना। ठीक है, उस धारा 2 में सबसे पहले एक पॉइंट क्या चीज आता है, प्रथम अनुसूची में शामिल कानून क्या होंगे, निरसित माने जाएंगे। प्रथम अनुसूची क्या है, द्वितीय अनुसूची क्या है, हम आगे चलकर समझेंगे जब इसी इसी उसमें आएंगे, हम क्या बोलते हैं, इसी कानून में आगे चलकर क्या आएंगे, तो प्रथम अनुसूची क्या है, द्वितीय अनुसूची क्या है, वो इसी कानून में क्या है, मेंशन है। ठीक है, लेकिन वो बहुत आगे पीछे, उसको हम बाद में उस समय देखेंगे। दूसरा क्या आता है कि विश्वविद्यालय बने रहेंगे, मतलब अब समझ लो कोई भी, जैसे हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी, जैसे क्या है, हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी है या बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी या अन्य कोई यूनिवर्सिटी जो पहले से क्या है स्थापित थी, तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि ये 1973 का जो कानून
बन गया यूनिवर्सिटी एक्ट, तो हम यूनिवर्सिटीज को भी क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, नई यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे, ऐसा तो होना नहीं है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय स्थापित बने रहेंगे। इसके अलावा उक्त विश्वविद्यालय के समस्त बाद नए विश्वविद्यालय क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है, उक्त विश्वविद्यालय के अधीन समस्त नियुक्तियां, अधिसूचनाएं, आदेश भी क्या रहेंगे, बने रहेंगे। मतलब जो भी आदेश निकाला गया था, जो भी अधिसूचियां निकाली गई थी, नियुक्तियां की गई थी, वो सब क्या है उसी प्रकार से कंटिन्यूएशन में चलती रहेंगी। जो कर्मचारी गण थे वो उसी प्रकार से विश्वविद्यालय में काम करते रहेंगे, ठीक है। जो अध्यादेश नियम परिनियम बने थे वो भी उसी तरीके से काम करते रहेंगे। कब तक, जब तक कि वो इस अधिनियम से 73 वाले अधिनियम से क्या ना हो जाए, असंगत ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा उक्त विश्वविद्यालय के समस्त अभिलेख कागज पत्र नए विश्वविद्यालय में क्या हो जाएंगे, निहित हो जाएंगे। मतलब मोटा मोटा क्या हो गया कि जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही थी उन व्यवस्थाओं को इतना जल्दी समाप्त नहीं किया जाएगा। वो पुरानी व्यवस्थाएं क्या हैं, विश्वविद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, कर्मचारी हो गए, सूचनाएं हो गई, अधिसूचनाएं हो गई, आदेश हो गए, अभिलेख हो गए, कागज पत्र हो गए, ठीक है। ये सब चीजें क्या रहेंगी, उसी प्रकार से निरंतर बनी रहेंगी, इनको समाप्त नहीं किया जाएगा। ये सब बातें कहाँ लिखी गई हैं, धारा 2 में लिखी गई हैं, ठीक है। अगला आता है आपका धारा 3। धारा 3 में क्या बातें की गई, अस्थायी उपबंध, मतलब जो सिर्फ उसी समय के लिए, उस समय मतलब जब इसको लागू किया गया था कानून को, तब के लिए सिर्फ क्या क्या थी, कार्यरत थी, तभी के लिए सिर्फ क्या थी, प्रभावी थी। उसके बाद इन चीजों को क्या हो गया, महत्व समाप्त हो गया। जैसे इसमें ऐसी बातों को समाहित किया गया था जिनका महत्व तात्कालिक रूप से सिर्फ उसी समय के लिए था। उसके बाद जैसे उदाहरण के लिए पढ़ते हैं ना आप, उदाहरण के लिए क्या पढ़ते हैं आप, धारा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक क्या दिया हुआ है, सिटीजनशिप वाले आर्टिकल दिए हुए, नागरिकता वाले संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी क्या है, अनुच्छेद दिए हुए हैं कहाँ, संविधान में आपके 5 से लेकर के 11 तक। लेकिन जो 5 से लेकर के 10 तक की बातें की गई हैं, जो 5 से लेकर के 10 तक की बातें की गई या 9 तक की मोटा मोटा मान लें, उन सब बातों का संबंध कब से था, जब उस समय की परिस्थितियां थी, 1947 के समय की परिस्थितियां थी, सिर्फ तब के लिए था। आज की तारीख में 5 से लेकर के 9 तक का कोई रिलीवेंसी नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है। अब सिर्फ क्या है, 10-11 की प्रासंगिकता बची हुई है। वही चीज़ यहाँ पे हो गई, कुछ बातें ऐसी रही होंगी उस समय जो सिर्फ 73 के समय क्या थी, उपयोगी थी, आज की तारीख में उनका कोई महत्व तो नहीं है। वो सब क्या, किस रूप में कहलाए, अस्थायी उपबंध के रूप में कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या क्या अस्थायी है, जैसे कि नया अधिनियम आने के बाद पुराने कुलपति का अपने पद पर पदावधि समाप्त होने तक बने रहना। एक उदाहरण ने क्या देख लिया कि अब मान लो नया अधिनियम आया, नया अधिनियम में कुलपति के अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति आदि के लिए अलग अलग नियम दिए हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं ना कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में अभी जो कुलपति बैठे हुए हैं वो आज की तारीख से एक नया अधिनियम आता है, उस नए अधिनियम के तहत क्या कर दिया जाएगा, उस कुलपति को हटा दिया जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। क्या बोला गया उसमें कि वो कुलपति अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मतलब भले ही अगर उनके कार्यकाल में 1 साल बचा हुआ, 2 साल बचा, 2.5 साल बचा है, वो अपना कार्यकाल क्या करेंगे, पूरा करेंगे। उसके बाद ही क्या होगा, इस अधिनियम के अनुसार, 73 वाले अधिनियम के अनुसार नई प्रक्रियाएं क्या होंगी, चालू होंगी, ठीक है। तो ये बात क्या हो गई, अस्थायी उपबंध हो गई, जो जिनका सिर्फ क्या था, उसी समय महत्व था, आज की तारीख में नहीं है। अब अगला आता है धारा 4। धारा 4 में क्या बात की है, बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है, परिभाषाओं की। धारा 4 में बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है, परिभाषाओं की। क्या बातें की गई हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल क्या है, लगभग 27 से 28 क्या है, धाराएं हैं, ठीक है। 27 से 28 धाराएं, मतलब परिभाषाओं के तहत धारा 4 के तहत सब क्लॉजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 28 तक जाएगा। आपको सिर्फ मैंने वहाँ यहाँ पे वही दिए हैं जो मुझे लगता था कि ये महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्या है, ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे क्या है, धारा 4 का सब क्लॉज 1 जो है उसमें क्या है, अध्ययन बोर्ड क्या होगा, इसके बारे में बात की गई है। धारा 4 के सब क्लॉज 2 में क्या बात की गई है, अनुसूचित जनजातियां क्या होंगी। तो देखो अनुसूचित जनजातियां क्या होंगी, जो संविधान के अनुच्छेद 342 में मेंशन किया गया है, जो आपने पीछे कल पढ़ा था, ठीक है। किसमें, अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग में आपने परिभाषाएं देखी हुई हैं। तो अनुसूचित जनजातियां क्या होंगी, जो अनुच्छेद 342 में मेंशन है। अनुसूचित जाति क्या होगी, जो अनुच्छेद 341 में मेंशन है। फिर आता है कर्मचारी कौन होंगे। कर्मचारी की परिभाषा कहाँ दी हुई है, धारा 4 सब क्लॉज 4 में दी हुई थी, ठीक है। धारा 4 सब क्लॉज 4 में क्या है, कर्मचारी की परिभाषा दी हुई है। धारा 4 सब क्लॉज 5 में कार्य परिषद की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। एक मिनट ना, ठीक है। धारा 4 सब क्लॉज 5 में कार्य परिषद की परिभाषा दी हुई है। इसके बाद धारा 6 में कुलपति की परिभाषा दी हुई है। आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये कि कुलपति को कहाँ बताया गया, कुलपति की परिभाषा कहाँ दी हुई है। आपके लिए डायरेक्टली धारा, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कुलपति की परिभाषा कहाँ दी हुई है 1973 के अधिनियम में, ठीक है। कहाँ दी हुई है, धारा 4 सब क्लॉज 6 में दी हुई है। कुलाधिपति कौन होगा, ये भी तो कहाँ बताया गया है, धारा 4 सब क्लॉज 7 में बताया गया है। धारा 4 सब क्लॉज 8 में छात्र निवास क्या होगा, मतलब जो हॉस्टल्स होते हैं वो क्या होगा, वो बताया गया है। धारा 4 के सब क्लॉज 10 में प्राचार्य महाविद्यालय क्या होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। धारा 4 के सब क्लॉज 12 में बताया कि महाविद्यालय क्या होगा, ठीक है। इसको एक बार हम क्या करते हैं, अधिनियम में देख लेते हैं कि वहां पे क्या क्या बातें की गई हैं, ठीक है। देखिए आप, है ना, ये जैसे यहाँ पे आ जाता है आपका
एक मिनट। हम्म। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका अध्ययन बोर्ड दिया हुआ है, धारा 1 में अध्ययन बोर्ड हमने पीछे देखा ना, अभी 1 में अध्ययन बोर्ड है, 2 में जनजातियां हैं, 3 में क्या है जातियां हैं, 4 में कर्मचारी की परिभाषा दी। कर्मचारी क्या है, कर्मचारी से विपरीत विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी कर्म व्यक्ति है, उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय का अध्यापक अन्य कर्मचारी वृंद आते हैं। ठीक है, आपको इसको ये याद करने की आवश्यकता नहीं कर्मचारी की परिभाषा क्या होगी, कार्य परिषद की परिभाषा क्या होगी, आपको ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि कर्मचारी एग्जैक्टली कौन होगा, सिर्फ उतना ही पोर्शन आपको क्या है याद करके रखने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कार्य परिषद क्या होगी, कुलपति क्या होगा, कुलाधिपति क्या होगा, ये सब जो पीछे हमने चीजें देखी हुई थी, उन सब चीजों को क्या करना है आपको याद करके रखने की आवश्यकता है। ठीक है। हम्म। ये आपने देख लिया यहाँ तक का पोर्शन, धारा 4 सब क्लॉज 12 तक का आपने पोर्शन देखिए। धारा 4 के सब क्लॉज 12 में क्या दिया हुआ है, महाविद्यालय की परिभाषा दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देख लिया था। हम्म, यहाँ पे हमने क्या देखा, धारा 4 के सब क्लॉज 8 में छात्र निवास की परिभाषा दी हुई है। धारा 4 के सब क्लॉज 10 में प्राचार्य महाविद्यालय की परिभाषा दी है। और धारा 4 के सब क्लॉज 12 में महाविद्यालय मतलब कि कॉलेज क्या होगा उसकी परिभाषा दी हुई है। कॉलेज की परिभाषा कहाँ है, 12वें में दी है। 10वें में कॉलेज का प्रिंसिपल कौन होगा उसकी परिभाषा है। 8वें में हॉस्टल्स क्या होंगे, छात्र निवास, उसकी परिभाषा है। 7 में कुलाधिपति मतलब राज्यपाल राज्यपाल जो कि कुलाधिपति होता है उसकी परिभाषा है। और धारा 6 में कुलपति की परिभाषा है। ठीक है, ऐसी परिभाषाएं आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है, धारा 4 के सब क्लास 13 में महाविद्यालय का विभागाध्यक्ष, जो आप जिसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट प्रमुख जिसको बोलते हैं, डीन बोलते हैं आप। ठीक है, वो जो होता है उसकी परिभाषा कहाँ पे दी हुई है, धारा 4 के सब क्लास 13 में दी हुई है। इसके बाद क्या है, धारा 4 के सब क्लास 15 में विद्या परिषद दिया हुआ है। धारा 4 के सब क्लास 16 में डिपार्टमेंट क्या होगा, जो आपके कॉलेज का डिपार्टमेंट होता है उसकी परिभाषा यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट होता है उसकी परिभाषा। इसके बाद विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष क्या होगा, वो धारा 19 में दिया हुआ है। धारा 4 के सब क्लॉज 19 में दिया हुआ है। ठीक है, धारा 4 के सब क्लॉज 20 में विश्वविद्यालय का अध्यापक कौन होगा, ठीक है, टीचर कौन होगा उसके बारे में दिया हुआ है। धारा 4 के सब क्लॉज 22 में स्वशासी महाविद्यालय क्या होगा, ठीक है, जो डीम्ड कॉलेज होते हैं, ठीक है, जो ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, डीम्ड नहीं उसको बोलना चाहिए, ऑटोनोमस बोलना चाहिए। ठीक है, तो ऑटोनोमस कॉलेज क्या होता है उसके बारे में कहाँ बात की गई है, धारा 4 के सब क्लॉज 22 में बात की गई है। जो संकाय जिसको आप विभाग भी बोल सकते हैं, वो धारा 4 के सब क्लॉज 23 में दिया हुआ है। संबद्ध महाविद्यालय क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई धारा 4 के सब क्लॉज 24 में। और धारा 4 के सब क्लॉज 26 में समन्वय समिति की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक मोटा मोटा पोर्शन क्या होता है, कवर होता है परिभाषाओं को लेकर के। नेक्स्ट आता है आपका धारा 5, जिसमें क्या किया गया है, विश्वविद्यालय के निगमन की बात की गई है। ठीक है, विश्वविद्यालय के निगमन मतलब अब विश्वविद्यालय के निगमन के लिए, उसके कार्य संचालन के लिए एक सभा बनाई जाएगी। क्या किया जाएगा, एक सभा बनाई जाएगी। ठीक है, उस सभा में कौन कौन लोग होंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए प्रत्येक महाविद्यालय के कुलाधिपति तथा कुलपति और उस विश्वविद्यालय की सभा के, उस विश्वविद्यालय कार्य परिषद के तथा उस विश्वविद्यालय के विद्या परिषद के सदस्य कौन कौन होगा। देखो, एक क्या बनाया जाएगा, उस पूरी व्यवस्था के संचालन के लिए एक क्या किया जाएगा, एक समिति गठित की जाएगी, या फिर एक क्या बोलना चाहिए, एक निकाय बनाया जाएगा। ठीक है, उस निकाय में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो एक क्या होगा, कुलाधिपति शामिल होगा, दूसरा कुलपति शामिल होगा, तीसरा विश्वविद्यालय की जो सभा होती है उसके मेंबर शामिल होंगे, विश्वविद्यालय की जो कार्य परिषद होती है उसके मेंबर शामिल होंगे, विश्वविद्यालय की जो विद्या परिषद होती है उसके मेंबर शामिल होंगे। और ये सभी मिलकर के एक एक क्या है, एक अलग संस्था बनाएंगे जो क्या करेगी, विश्वविद्यालय का संचालन करेगी, विश्वविद्यालय का निगमन करेगी। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, जो विश्वविद्यालय के निगमन के लिए सभा बनेगी, जो विश्वविद्यालय के निगमन के लिए संस्था बनेगी, उसमें कौन कौन होगा, कुलपति होगा, कुलाधिपति होगा, कार्य परिषद, विद्या परिषद और सभा के सदस्य होंगे। कार्य परिषद, विद्या परिषद और सभा के सदस्य होंगे। इसके बाद क्या, विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी, और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम के से उसके विरुद्ध क्या वाद चलेगा। मतलब क्या है, उसकी अपनी एक क्या होगी, मुद्रा होगी, सील होगी। मुद्रा मतलब क्या है, सील होगी, उसकी अपनी एक सील होगी। और उसके उसके अपने उत्तराधिकार होंगे, और उसी के आधार पर क्या किया जाएगा, उसके खिलाफ वाद चलेंगे, मतलब उसके खिलाफ केसेस चलेंगे, और वो क्या करेगा, केसेस करेगा। ठीक है, दोनों प्रक्रियाएं चलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जाएगा, प्रक्रियाओं का निगमन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका इसी में आपके धारा 5 में, कि इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययनहीन रहते हुए विश्वविद्यालय चल तथा अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने और धारण करने का अधिकारी होगा। इस चीज को अच्छे से याद रखिए, इस चीज को याद कर लेना है कि किस उपधारा के किस धारा के तहत, ठीक है, आपसे प्रश्न आएगा, किस प्रोविजन के तहत, किस धारा के तहत विश्वविद्यालय को संपत्ति अर्जित करने का अथवा संपत्ति को बेचने का अधिकार है। तो संपत्ति अर्जित करने का अथवा उसको बेचने का अधिकार उसको धारा 5 के तहत दिया गया है, जहां पे वो चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों क्या कर सकता है, अर्जित कर सकता है, उनको बेच सकता है, धारण कर सकता है। ठीक है, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति।
इसके अलावा क्या है, विश्वविद्यालय का मुख्यालय द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए स्थान पर रखा जाएगा। अब ये अगली अगली लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व की हो जाती है। इसमें प्रश्न ये है, आपको प्रश्न ये बनेगा कि किस धारा के तहत यह बात की गई है कि मतलब किस धारा में चीज़ मेंशन की गई है कि विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ होगा। ठीक है, तो विश्वविद्यालय का मुख्यालय वहां होगा जहां पे द्वितीय अनुसूची में बताया गया होगा। द्वितीय अनुसूची के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें क्या किया गया है, विश्वविद्यालयों के नाम बताए गए हैं, उनके मुख्यालय बताए गए हैं, उनके कार्य बताए गए हैं, उनके क्षेत्र बताए गए हैं, उनके उनके क्या बताए गए हैं, हेडक्वार्टर बताए गए हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों की चर्चा कहाँ की गई है, द्वितीय अनुसूची में की गई है, जिसको हम बाद में देखेंगे। पर अभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ होगा, जो वहाँ होगा जहाँ द्वितीय अनुसूची में बताया गया है। और ये बात कहाँ लिखी गई है, धारा 5 में लिखी गई है। ठीक है, तो मुख्यालय की बात कहाँ कर दी गई, धारा 5 के सब क्लॉज 4 में कर दी गई, धारा 5 के सब क्लॉज 4 में कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका धारा 6। धारा 6 में क्या बात की, विश्वविद्यालय की शक्तियों की बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महाविद्यालय जो होता, महाविद्यालय की स्थापना, पत्राचार शिक्षा, ठीक है, जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, अध्यापन केंद्र, अध्ययन केंद्र, छात्र निवास, पाठ्यक्रम, अध्यापकों को मान्यता देना, महाविद्यालयों को मान्यता देना, अनुसंधान कार्य करवाना, उपाधियों का वितरण करना, प्रमाण पत्रों का वितरण करना, परीक्षाओं का आयोजन करवाना, मूल्यांकन करवाना, जांच करवाना, इस प्रकार के सभी कार्यों की शक्ति किसके पास निहित होती है, विश्वविद्यालय के पास निहित होती है। ठीक है, इस प्रकार के कोई भी काम अगर करने हैं तो वो शक्ति किसके पास निहित रहेगी, विश्वविद्यालय के पास रहेगी। फिर कभी कभी क्या करता है विश्वविद्यालय, इन शक्तियों का हस्तांतरण कर देता है महाविद्यालयों को। इन शक्तियों को क्या कर देता है, वो हस्तांतरण करता है कभी कभी किसको, महाविद्यालय को, ताकि महाविद्यालय भी इन शक्तियों क्या कर सके, प्रयोग कर सके। ठीक है, ये क्या था आपका धारा 6। धारा 6 में क्या किया गया है, यूनिवर्सिटीज की पावर्स की बात की गई है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की पावर्स की बात कहाँ की गई, धारा 6 में विश्वविद्यालय की शक्ति है। नेक्स्ट आता है आपको धारा 7 में प्रादेशिक अधिकारिता, मतलब अब विश्वविद्यालय की अधिकारिता कहाँ तक होगी, मतलब जो विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र है, विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र है, वो कहाँ तक होगा, क्या वो राज्य की सीमा तक होगा, अथवा राज्य की सीमा से क्या होगा, बाहर भी होगा, राज्य की सीमा से परे भी होगा। इस संबंध में चर्चा कहाँ की गई है, धारा 7 में की गई है। ठीक है, तो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय की इस अधिनियम या द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का विस्तार समय समय पर द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट की गई प्रादेशिक अधिकारिता की सीमाओं से परे नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात क्या कर दी गई है, विद सम एक्सेप्शंस, जो एक थंब रूल बनाया गया है, विद सम एक्सेप्शंस थंब रूल जो बनाया गया है, थंब रूल क्या बनाया गया है कि विश्वविद्यालय का जो अधिकार क्षेत्र रहेगा वो संबंधित राज्य की, या अभी संबंधित राज्य का है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की सीमाओं से परे नहीं होगा, मध्य प्रदेश की सीमाओं के अंदर ही होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद लगाए गए हैं, कुछ अपवाद क्या लगाए गए हैं कि परंतु राज्य सरकार विश्वविद्यालय को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह राज्य के भीतर पूर्वोक्त सीमाओं के बाहर स्थित महाविद्यालयों को इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संयुक्त करे, उन्हें अपने विशेषाधिकारों में से कोई विशेषाधिकार प्रदान कर दे। मतलब राज्य सरकार विश्वविद्यालय को यह शक्ति दे सकता है, राज्य सरकार विश्वविद्यालय को यह शक्ति दे सकता है कि वह अपनी सीमाओं से परे, मतलब प्रादेशिक सीमाओं से परे या जो राज्य की सीमाएं हैं उससे परे अगर उसका कोई महाविद्यालय है तो उसको भी क्या कर सकती है, वो रेगुलेट कर सकती है, और उसको अपनी शक्तियां क्या कर सकती है, विशेषाधिकार शक्तियां क्या है उसको दे सकती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सामान्य परिस्थितियों में क्या होगा, अपनी प्रादेशिक अधिकारिता की सीमाओं के परे जाकर के काम नहीं करेगा, लेकिन विषम परिस्थितियों में क्या होगा, विशेष परिस्थितियों में क्या होगा कि वो जाकर के काम कर सकता है, पर कब, जब राज्य सरकार उसको क्या करेगा, इस चीज के लिए परमिट करेगा। ठीक है, ये धारा 7 में बात की गई है। फिर आता है धारा 8। धारा 8 में क्या बात की है, कुछ चीज़ों के निर्बंधन की बात की गई है, मतलब कुछ चीज़ों के निर्बंधन मतलब विभेदों को लागू नहीं किया जाएगा, विभेद मतलब भेदभाव को। ठीक है, विभेद मतलब भेदभाव, तो विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त बातों में विभेद का प्रतिषेध किया गया है, मतलब किसी प्रकार के भेदभाव को लागू नहीं किया जाएगा, जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, राजनीतिक या अन्य विचारधारा के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो विश्वविद्यालय क्या है, निम्न आधारों पर, ये आधार आपको याद रखने हैं, यही आधार आपको संविधान में भी देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, यहाँ पर तमाम। ठीक है, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, राजनीतिक या अन्य विचारधारा के आधार पर, किसी भी आधार पर क्या है, भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भेदभाव या भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है धारा 9। धारा 9 में क्या बात की गई, विश्वविद्यालय में अध्यापन की बातें की गई। विश्वविद्यालय में अध्यापन की जो बातें हैं उसको एक बार देख लेते हैं हम, कहाँ पर, अपने कानून में चल करके, वहां पे क्या बातें की गई इसमें। ठीक है, हम्म, विश्वविद्यालय में अध्यापन के संबंध में क्या चर्चा की गई, तो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के संबंध में, जस्ट अ मिनट, हाँ, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के संबंध में
समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन कार्य ऐसे अध्यापन का आयोजन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या ऐसी होगी जैसा कि यथास्थिति पर नियमों अध्यादेशों एवं नियमों का द्वारा क्या किया जाएगा, विहित किया जाएगा। मतलब विश्वविद्यालय में पढ़ाई कैसी होगी, वो ऐसी होगी, वैसी पढ़ाई होगी जैसा क्या किया जाएगा, समय समय पर यथास्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों अध्यादेशों एवं नियमों द्वारा क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो विश्वविद्यालय में अध्यापन कैसा होगा, वैसा होगा जैसा विश्वविद्यालय बताएगा। और वो कैसे बताएगा, पाठ्यक्रम के माध्यम से परिनियम अध्यादेश और नियम जारी करके बताएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका, धारा 9 हो जाती है। धारा 10 में आते हैं। धारा 10 में क्या बातें की गई हैं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। विश्वविद्यालय क्या करेगा, महाविद्यालय का निरीक्षण करेगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालय के निरीक्षण में क्या बातें आती है, कुलाधिपति स्वप्रेरणा से, आपने देखा होगा ना, कई बार आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन होता रहता है। इंस्पेक्शन को क्या बोल सकते हैं आप, निरीक्षण बोल सकते हो। ठीक है, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या है, चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलेजों के निरीक्षण की बात की जा रही। कॉलेजों का निरीक्षण कौन करेगा, विश्वविद्यालय करेगा। कैसे होगा, तो कुलाधिपति स्वप्रेरणा से। ठीक है, कुलाधिपति दो स्थितियों में क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। एक दो पहली स्थिति क्या होती है, स्वप्रेरणा से, मतलब उसको लगा कि आज मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर महाविद्यालय की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जांच करनी है, वो जाएगा और जांच करके आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्वप्रेरणा बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि राज्य सरकार द्वारा निवेदन किए जाने पर, अगर राज्य सरकार बोलता है कुलाधिपति को कि आप पर्टिकुलर महाविद्यालय की अथवा पर्टिकुलर विश्वविद्यालय की आप जांच कीजिए या उसका निरीक्षण कीजिए, तो भी उस कार्य को क्या करेगा, वो संपादित करेगा। ठीक है, तो अगर स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें किसी, मतलब क्या करेगा, स्वप्रेरणा से वो कैसे काम करेगा, तो स्वप्रेरणा से वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा। स्वप्रेरणा से किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा कि आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो सामने वाला व्यक्ति जांच किस चीज के लिए करेगा, भवन, प्रयोगशाला, संग्रहालय, कार्यशाला, साज सज्जा, इन सब चीजों क्या करेगा, वो जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राज्यपाल अथवा कुलाधिपति को रिपोर्ट सौंपेगा। दूसरी स्थिति क्या होती है, जो आपने अभी हमने डिस्कस करी, कि राज्य सरकार द्वारा निवेदन किए जाने पर ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा क्या है, जिन्हें या जिसे निर्देश दिया गया, वो उस संबंध में क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, तो ये बात कहाँ लिखी गई, आपके धारा 10 में लिखी गई है। फिर आता है आपका अगला धारा 11। धारा 11 में क्या बात की गई, विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बात की गई है। अच्छे से आपको इस स्लाइड को याद कर लेना है। ठीक है, विश्वविद्यालय के अधिकारियों में आपसे डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन विश्वविद्यालय का अधिकारी नहीं होगा। तो कौन कौन होगा उसकी तो बात कर लेते हैं। कुलाधिपति होगा, कुलपति होगा, कुलपति के साथ साथ एक और व्यक्ति होगा, वो उसको क्या बोलते हैं, कुलाधि सचिव बोलते हैं। ठीक है, कुलपति का जो क्या हो, सचिव वगैरह होगा, उसकी उसकी बात की गई है। इसके बाद क्या है, संकायों के संकाय अध्यक्ष होंगे, मतलब विभाग प्रमुख। इसके अलावा कुल सचिव होगा, विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष होगा, और विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए गए हैं, वो समस्त लोग क्या कहलाएंगे, विश्वविद्यालय के अधिकारी कहलाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आखिरी वाला महत्वपूर्ण है। आखिरी वाले महत्वपूर्ण क्या है कि सभी कर्मचारी जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब विश्वविद्यालय के अधिकारी ही हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कुलाधिपति की शक्तियां क्या होगी, मतलब कुलाधिपति मतलब राज्यपाल। तो राज्यपाल की शक्तियां क्या होंगी, तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय क्या होगा, कुलाधिपति होगा। पहली बात तो यहीं से स्पष्ट हो गई कि मध्य प्रदेश का कुलाधिपति कौन होगा, मध्य प्रदेश का राज्यपाल होगा, एक्स ऑफिशियो होगा। ठीक है, उपदेन होगा। इसके बाद क्या है, कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा। अब जैसे मान लो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था विश्वविद्यालय के निगमन के लिए, कहाँ पे, धारा 3 में हमने डिस्कस किया था, विश्वविद्यालय के निगमन के लिए क्या बनाया जाएगा, एक निकाय बनाया जाएगा। उस निकाय में कौन कौन होगा, कुलाधिपति होगा, कुलपति होगा, विद्यार्थी जो आपका विद्या परिषद होती है उसका, उसके सदस्य होंगे, और एक सभा होती है उसके सदस्य भी होंगे, और एक अध्ययन बोर्ड होता है उसके सदस्य भी होंगे। ये हमने 5 चीजें पीछे डिस्कस करी थी। तो वो जो सभा थी ना, उस सभा का अध्यक्ष यहाँ पे शामिल होगा। ठीक है, तो कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। उस सभा का अध्यक्ष कौन होता है, कुलाधिपति होता है, राज्यपाल होता है। और जब वह उपस्थित हो तो सभा के सम्मेलनों की तथा विश्वविद्यालय किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। मतलब अगर क्या है, किसी दीक्षांत समारोह का कोई कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पे राज्यपाल उपस्थित है, तो राज्यपाल उसका क्या होगा, मुख्य अतिथि हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष होगा। अगर कोई सभा की बैठक हो रही है, उस सभा की बैठक में राज्यपाल उपस्थित है, तो राज्यपाल क्या हो जाएगा, उसका प्रमुख हो जाएगा, उसकी अध्यक्षता करेगा वो। ठीक है, अन्यथा वो नहीं है तो फिर कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता कुलपति करेगा। इसके बाद आता है कुलाधिपति। तो कुलाधिपति के बारे में और चर्चा करते हैं। तो विश्वविद्यालय के कार्यकलापों संबंधित कोई भी कागज या पत्र जानकारी मंगा सकेगा। अब कुलाधिपति के अधिकार क्या हैं, हम बात कर, पहले तो हमने बात करी कुलाधिपति होगा कौन, ये बात कर ली हमने। अब आता है उसकी शक्तियां क्या होंगी, तो उसकी शक्तियों की बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है, कोई भी कागज मंगा सकता है, कोई भी जानकारी मंगा सकता है, किसी भी प्राधिकारी अधिकारी जिसने ऐसे मामले पूर्व में विचार किया हो, पुनर्विचार करके क्या कर सकता है, उसको निर्देशित करता है। मतलब कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर किसी ने कुछ आदेश जारी किया है तो उसको ये निर्देशित कर सकता है कि आप इस मामले में पुनः विचार कीजिए। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया।
इसके अलावा क्या जाता है आपका, सबसे पहला आपने क्या देख लिया, ये दूसरा ये आपने कहा, तीसरा ये देखा जिसमें शक्तियों की चर्चा की गई है। फिर चौथा जाता है, ठीक है, आप किसके तहत पढ़ रहे हैं, सब धारा 12 के तहत पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसके तहत, धारा 12 के तहत, जिसमें क्या दिया हुआ है, कुलाधिपति की शक्तियां दी हुई हैं, ठीक है। धारा 12 के तहत आपने सब क्लॉज 1 देखा, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4 में क्या दिया हो, कुलाधिपति द्वारा लिखित आदेश। कुलाधिपति के लिखित आदेशों में क्या बात की है, तो विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या निकाय के ऐसे कार्य आदेश जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप ना हो, उनको क्या किया जाएगा, समाप्त माना जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, पहला कि विश्वविद्यालय किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी, इन सबके संबंधित जो भी आदेश आदि हैं वो सबको क्या माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा, किसके द्वारा, कुलाधिपति के लिखित आदेश द्वारा, अगर वो ऐसा लिख करके दे देते हैं तो। दूसरा कि वह किसी प्राधिकारी, समिति या किसी अन्य निकाय की किन्हीं भी ऐसे कार्यवाहकों, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसी कार्रवाइयां विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब उसको सामने वाले व्यक्ति को लगता है, सामने वाले व्यक्ति मतलब कुलाधिपति को लगता है कि किसी कार्यवाही से क्या हो सकता है, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल अथवा गलत प्रभाव पड़ सकता है, तो उस कार्यवाही क्या कर देगा, वहां से निरसित कर देगा, समाप्त कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, सबसे धारा 12 में सबसे पहले आपने क्या देखिए, धारा 12 में कि कुलाधिपति कौन होगा, पहले आपने ये देखा, फिर आपने ये देखा कि कुलाधिपति की शक्तियाँ क्या होंगी, कुलाधिपति ये क्या होगा, ये हो गया, शक्तियाँ क्या होंगी, तो ये हमने देख लिया। फिर हमने उसके लिखित आदेश से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो ये हमने देख लिया। अब आता है सम्मानित उपाधि प्रदान करने के पूर्व कुलाधिपति के पुष्टिकरण की अनुमति आवश्यक होगी। सम्मानित उपाधि मतलब समझ लो कि दीक्षांत समारोह हो रहा है, आपको क्या करना है, डिग्रियों का वितरण करना है। तो अगर वो जो दीक्षांत समारोह का आप आयोजन कर रहे हैं और उपाधियों का आपको वितरण करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ेगी, या उसको आप क्या बोल सकते हैं, कुलाधिपति की, ठीक है। तो कुलाधिपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन क्या है, उसको प्रदान की जाती है, ठीक है। तो अन्य शक्तियों का भी वो क्या करेगा, प्रयोग करेगा। तो ये क्या था, पूरा आपका धारा 12 था, ठीक है। इसमें टोटल 71 धाराएं हैं। आज की इस लेक्चर में हम सिर्फ 12 धाराओं की पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में हम और अन्य धाराओं को कवर करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इसको लगभग 3 से 4 लेक्चर में इसको समाप्त किया जाएगा। उसके बाद इसके एमसीक्यू लगाएंगे, तब इस चीज़ें और क्या हो जाएंगी, आप अपने आपको स्पष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इस चीज़ लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन की बटन दबा लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगी, सभी PDF फाइल्स मिल जाएंगी।